नमस्कार मित्रों, मैं रोज़लिन आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ अपना एकात्म संवाद जबकि शून्य जानता है। ऐसे लगता है जैसे जीवन और मृत्यु मुझे अपने मध्य लिए फिरती हैं। कभी जीना भारी हो जाता है और कभी मरना मुश्किल। कभी लगता है कि जैसे दोनों मुझे अपने घेरे में बांधे मुझ पर हंसते रहते हैं। जीवन और मृत्यु के ये रहस्य कभी कभी इनकी साजिश लगती है और कभी कभी न खत्म होने वाली एक लंबी कहानी। क्या जीवन और मृत्यु से भिन्न भी कोई यात्रा है? जब भी इन्हें गौर से देखती हूँ तो दोनों एक दूसरे के पीछे दौड़ते नजर आते हैं, बिल्कुल एक दूसरे की परछाई की भांति। लोगों को लगता है कि मृत्यु एक गहरी नींद है, तो फिर नींद आए इससे पहले नींद की एक खुमारी देह पर चढ़ने लगती है, धीमे धीमे एक सुस्ती और उबासी बनकर। लेकिन पता नहीं मैं कहाँ हूँ, नींद में हूँ या नींद से पहले की अवस्था स्थितियों में उलझी हूँ। पता नहीं चलता कि नींद की यह आवारगी कहाँ से शुरू होती है मुझ पर। यह उबासी खोखली नहीं है, हो ना हो और भी कुछ अनदेखा है यहाँ जो इसे विशेष बना रहे हैं। क्या है वो जो तारी हो गया है मुझ पर और पीछा नहीं छोड़ता मेरा? कहीं ये जीवन से मृत्यु और मृत्यु से जीवन के बीच आवाजाही तो नहीं? या मौन आँखों का सूनापन जिसे लोग अक्सर उदासी समझ लेते हैं और कुछ इसे वैराग्य का नाम दे देते हैं। जब मन ऐसी अवस्था से गुजरता है तो व्यक्ति की हालत ऐसी हो जाती है जैसे बुझते चिराग की फड़फड़ाती सी अंतिम लौ, कि जैसे घड़ी भर में सब कुछ को समेट लेने की तत्परता तो कहीं खुद तक को उस सब कुछ में विलय या कि विसर्जित कर देने की एक सरल कोशिश, कि एक ओर कुछ पकड़ लेने की पुरजोर आकांक्षा और दूसरी ओर सब कुछ त्याग देने की आतुरता। इस पकड़ लेने और छोड़ देने की प्रक्रिया में से कौन सी क्रिया अधिक महत्वपूर्ण है यह भी समझ पाना कठिन हो जाता है। यानी जीवन भर की कश्मकश और सारी भागदौड़ का पूरा निष्कर्ष यहाँ आकर निकलता है जब द्वंद्व अपनी चरम पर पहुँच जाता है। यह उदासी का वह दौर होता है जब मन एक वीरान जंगल बन जाता है। यहाँ पंछियों की चहचहाहटें नहीं होती। यहाँ देखना और न देखना, सुनना और न सुनना सब बराबर है। ऐसे लगता है जैसे दिशाएं भी अपनी याददाश्त खोकर भटक गई हैं कहीं, कि यह अलग ही तरह का कालखंड है जहाँ खामोशियाँ चटकने का नाम ही नहीं लेती। यहाँ न कोई गंध है, न कहीं पुकार, न कुछ भरा है, न कुछ खाली। बस ज़मीन को धसाती चलती एक आहट है। हाँ, एक आहट करीब आती हुई नहीं, अपितु किसी अनाम दिशा में लौटती हुई। लेकिन उस आहट के लौट जाने की यह कथा केवल शुष्क रात का खुश्क आंसू नहीं, अपितु सुबह की आँख से टपका ज्वलंत मोती भी है। देखो ना, कैसे लोग कितनी जल्दी चीज़ों के अर्थ और प्रयोग तय कर लेते हैं, कि वक्त की एक आँख से आंसू और दूसरी आँख से मोती गिरता समझ लेते हैं, जबकि वक्त लोगों की बातों से व्याकुल अपने चेहरे की असलियत जानने एक आईना तलाशता फिरता है। किंतु वहीं बहुराई एक भीड़ वक्त को गुलाम बनाने की कोशिश करती है और तत्क्षण एक महाशून्य दो टुकड़ों में बट जाता है। भीड़ को पसंद है चीज़ों को टुकड़ों में देखना, जबकि शून्य जानता है कि उसे टुकड़ों में बांटना भीड़ की मूर्खता है। लेकिन शून्य आहत है उनकी नासमझी पर, और टुकड़ों में बटा शून्य अपने ही आमने सामने आ खड़ा होता है। ये दो शून्य एक ही चेहरे के दो आँखों की तरह है। जब तक शून्य के दो टुकड़े नहीं हुए थे तब तक ये दोनों साथ साथ रहने के बावजूद एक दूसरे को देख नहीं पाए, किंतु अब न केवल एक दूसरे में उचक्कर झांक रही हैं बल्कि
अपने अपने सुख दुख खंगाल रही हैं, और जैसे ये शून्य या कि ये दो आंखें छलक कर गाल पर लुढ़क आए आंसुओं को पढ़ रही हैं गौर से। ये चुप्पी साधे निर्दोष आंखें कोई खेल कोई षड्यंत्र नहीं जानती, बस जानती हैं तो एक बात कि आंसू चाहे इस ओर हो या उस ओर, आंसू तो आंसू होता है। जैसे दर्द किसी प्रतियोगिता का हिस्सा नहीं होता। वक्त ने आईना देखा या नहीं, लेकिन आईना दूर कहीं वक्त को देखता रहा, क्योंकि आईना नहीं चाहता कि वक्त को अपने टुकड़े हो जाने का बोध हो, या अपने दो छोर, दो पहलू, दो रंगों के होने की भनक लगे। कभी कभी अपनी किसी सच्चाई से बेखबर रहना भी अच्छा होता है। वैसे ही जैसे भ्रम यदि मीठे हों तो मन चाहता है कि ऐसे भ्रम कभी ना ही टूटे तो अच्छा।